हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। हाँ जी बेटा, आपका जो अब नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेसन 4 द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का मीनिंग है कि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य का जो शुरुआत हुई भारत के अंदर। हमने पढ़ा कि दिल्ली में सल्तनत काल में नंबर वाइज राजा आए, कभी गुलाम वंश आया, कभी तुगलक आया, कभी सैयद आए, कभी लोधी आए, और उन सब की समाप्ति के बाद यानी लोधी वंश का जो लास्ट शासक था इब्राहिम लोधी, बाबर ने उसका वध किया पानीपत की फर्स्ट बैटल में, और इंडिया के अंदर एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई जिसे क्या कहा जाता है, मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो है, मुगल बादशाह का जो एम्पायर यानी साम्राज्य है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो सबसे पावरफुल था, और ये इन्होंने मतलब लंबे समय तक भारत पर शासन किया और भारत में बहुत से अच्छे काम भी करवाए। और इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, सारे जो सीरियल वाइज राजा बने उनके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में कैसे मुगल एम्पायर जो है वो समाप्त हुआ, वो सारी जानकारी इस लेसन में दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें बताया है कि 1545 सेंचुरी में डेथ हुई शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी वो था जिसने ग्रांड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण करवाया, जिसे शॉर्ट में हम जीटी रोड बोलते हैं। इसके साथ साथ हुमायूं को हराने में भी यही महत्वपूर्ण था, राजा था जिसने हुमायूं को हरा करके उसका जो पूरा साम्राज्य कब्जा लिया था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं को फिर से वो अपना साम्राज्य मिल गया था। फिर सेकंड बैटल बताइए, इसमें पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, और इसके बाद 1576 में जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अकबर की और चौहान जो राजा थे उनके साथ हुई थी। फिर जहांगीर शासक बना, फिर औरंगजेब की 1707 में जब मृत्यु हुई उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वो कमज़ोर पड़ने लग गया था, यानी औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण या मजबूत शासक नहीं हुआ जो पूरे मुगल साम्राज्य को एकता में बांधे रख सके। फिर इसके बाद आपको जो सीरियल वाइज हम इसमें मतलब पढ़ते चलेंगे। पहले वर्ड टू नो में देखिए, रीजेंट होता है प्रतिनिधि करना, राज प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि करने का मतलब ये है कि जब कोई राजकुमार या कोई व्यक्ति जो बहुत छोटी उम्र का हो, जब उसे राजा बना दिया जाता है तो उसे किसी ना किसी के लिए किसी की सहायता तो चाहिए ना, गाइडलाइन देने के लिए। उसको बस बना करके राजकुमार राजा बना करके बिठा दिया आपने, लेकिन उसको बताना तो पड़ता है ना। छोटी सी एज में अगर इतनी जिम्मेवारी सौंपी है तो उसको कोई बताने वाला तो होगा कि आपको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसको पूरा राजभार चलाना और सिखाना जिसका काम होता है उसे कहते हैं रीजेंट, यानी राज्य प्रतिनिधि। राज्य प्रतिनिधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्य का प्रतिनिधि करने वाला, यानी राजा को जो राजा बनाया गया है वो छोटी उम्र का है तो उसको ज्ञान देने वाला कि आपको कैसे शासन चलाना है। तो इसमें यही बताया है, ए पर्सन हु रूल द किंगडम, एक व्यक्ति जो साम्राज्य को संभालता है, बिकॉज द किंग इज़ टू यंग, क्योंकि जो राजा बना है वो बहुत छोटी उम्र का है। जैसे अकबर के समय में हुआ था, अकबर मात्र 14 साल की उम्र में ही राजा बना दिए गए थे, तो बहुत छोटी उम्र थी। तो बैरम खान जो थे, बैरम खान इनके रीजेंट रहे थे, यानी प्रतिनिधि रहे थे जिन्होंने इनको मार्गदर्शन किया था कि शासन को कैसे चलाना है। नेक्स्ट है आपका कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है कि कैवेलरी होता है कि जो समूह होता है एक, जिसमें आपके ये कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन होता है क्वालिटीज़ का। क्वालिटीज़ मतलब जिसमें कुछ ना कुछ योग्यता हो, कुशलता हो, जैसे कि कोई दिमाग से तेज होता है, कोई बहादुर होता है, कोई ऑनरेबल होता है, सम्मानीय होता है, कोई न्याय के लिए प्रसिद्ध होता है, मतलब न्याय करने में बड़ा सक्षम होता है, कोई गरीबों की मदद करने में होता है। तो मतलब कोई ना कोई उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, क्वालिटी मिलेगी। आगे आपका आर्टिलरी आ रहा है। आर्टिलरी एक ब्रांच होती है आर्मी के अंदर, तोप जो चलाते हैं, तोपें चलाने वाले जो होते हैं। जैसे आर्मी के अंदर अलग अलग काम होते हैं ना भाई, कोई सीमा पर फायरिंग के लिए है, कोई तोप चलाने के लिए, कोई टैंक चला रहा है, तो अलग अलग काम जो मतलब इसके ट्रेड बांट दिए जाते हैं आर्मी में। तो आर्टिलरी जो है आर्मी की एक ब्रांच होती है जो तोपों का इस्तेमाल करती है। तो तोपें जहाँ यूज़ होती हैं, ब्रांच ऑफ ए आर्मी, ये आर्मी की एक शाखा होती है यूजिंग हैवी गन्स, जो क्या करती हैं, भारी गने, भारी जो बंदूकें यानी तोप जो होती हैं, बड़ी तोपें, उनका इस्तेमाल करती हैं। कॉन्फिडेंसी का मतलब होता है एक यूनिटी होना, किसी चीज़ को लेकर के गुटबंदी होना, एक साथ किसी बात को रखना।
नेक्स्ट है आपका मनसब। मनसब एक रैंक होता है। रैंक का मतलब जैसे आर्मी में आप देखते हो हौलदार है, सूबेदार है, ऐसे ही उस समय में मनसबदार होता था। ये एक रैंक होता था जो दिया जाता था। आगे है जजिया। जजिया होता है ए टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि जजिया कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे और कहीं भी धार्मिक यात्रा पर जाते थे तो उन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे किसी भी मंदिर में जाने से पहले। और किसी भी आप तीर्थ पे जाओ, चाहे किसी चर्च में जाओ, सिख चाहे किसी गुरुद्वारे में जाए, यानी मुस्लिम को छोड़कर, यानी मस्जिद में जाने वाले मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सबको टैक्स देना पड़ता था अपने ईश्वर के दर्शन करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता था? जजिया। जजिया एक टैक्स का नाम है। दीन इलाही, दीन इलाही एक धर्म का नाम है जिसका अकबर ने मतलब शुरुआत की थी। जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम का ये जो धर्म है ना हमारा, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, सिख, ऐसे ही दीन इलाही एक धर्म का नाम है जिसको किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस लेसन को। देखो, द मुगल्स वर द लास्ट पावरफुल डिसेंट्स ऑफ द मंगोल्स। मंगोल के रहने वाले थे ये, ठीक है। ये कहा है कि मुगल जो हैं सबसे पावरफुल और लास्ट ऐसे शासक थे जो मंगोल से आए थे। मुगल इज़ द पर्शियन वर्ड फॉर मंगोल। मुगल जो है पर्शियन शब्द है जो मंगोलों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी मंगोल जो जगह है ना उसको पर्शियन भाषा में मुगल कहा जाता है। अंडर द इंस्पायर्ड लीडरशिप ऑफ बाबर, ये जो भारत आए थे किसके नेतृत्व में आए थे? बाबर के। दे टुक एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर ऑफ इन्वेड इंडिया। इन्होंने फ़ायदा उठाया जो भारत में कमज़ोर शासन प्रणाली चल रही थी, यानी लोधी वंश था, काफ़ी कमज़ोर था, आपस में साम्राज्य टूटा हुआ था। इस चीज़ का बाबर ने बेनिफिट उठाया और अपने भारत के अंदर जो है इस्टेब्लिश्ड किया मुग़ल रूल इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर मुग़ल जो बादशाहत थी या मुग़ल जो साम्राज्य था उसकी नींव रखी। द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया लास्ट फॉर 16th सेंचुरी एंड मिड 19th सेंचुरी एडी। जो मुग़ल एम्पायर है उसकी शुरुआत हुई थी 16वीं सदी से और ये चला 19वीं सदी के बीच तक, यानी 19वीं सदी आधी भी थी तब तक ये चला। अराउंड 250 ईयर्स, यानी मुग़लों ने भारत पर जो राज किया 250 सालों तक यहाँ कंटिन्यू शासन किया इन्होंने। इन द कोर्स ऑफ दिस 250 ईयर्स, इन 250 सालों में द मुग़ल एक्सपेंड देयर एम्पायर टू कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन 250 सालों में जो मुग़ल थे उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय उपमहाद्वीप को, उपमहाद्वीप भारत को इसलिए कहा जाता है, अगर पाकिस्तान अलग नहीं होता, भाई ये बांग्लादेश भी पहले हमारे इंडिया का ही हिस्सा था, पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, नेपाल भूटान हमारे साथ थे ही, अगर ये अलग नहीं होते तो भारत भी एक कॉन्टिनेंट होता, अगर ये डिवीज़न नहीं होता, क्योंकि भारत पूरे एशिया से अलग हो जाता है हिमालय पर्वत के कारण। मैप में देखो भारत बिल्कुल अलग रहता है, तो ये एक कॉन्टिनेंट होता, लेकिन पार्टीशन होने से ज़्यादा कंट्रीज़ बन गई तो इसको कॉन्टिनेंट नहीं बनाया गया, ठीक है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। वैसे महाद्वीप होता है, इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा इसीलिए दी जाती है, अगर पूरे ये देश एक रहते, इनका बंटवारा ना होता तो ये भी एक महाद्वीप होता। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ क्या कौन सी जगह बच गई थी? एंड इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, यानी पूरा इंडिया का जो एरिया है ना आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो पीछे की साइड एरिया ऊपर दिखता है जो आज अलग हो गया है, वो सारा एरिया किसके अंडर में था? अब मुग़लों के अंडर में था। एंड लेफ्ट परमानेंट मार्क ऑन द सोसाइटी, और इन्होंने चिन्ह छोड़े। मार्क का मतलब चिन्ह। ये आए थे ना, इन्होंने अपने, जैसे हम किसी के भी साथ रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब भाई आप हरियाणा में रह रहे हो, सारे हरियाणवी ही हो, लेकिन आप दिल्ली चले जाओ या किसी बड़ी सिटी में चले जाओ तो वहाँ से तो हर स्टेट के लोग होंगे, तो उनके साथ आप रहोगे तो उनके जैसा कुछ खाना पीना या पहनना ओढ़ना पक्का सीख जाओगे ना। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड राजस्थान का है या गुजरात का है, तो उसके साथ रह के आप उसके साथ कुछ ना कुछ पहनने का ढंग सीख लोगे, या खाने पीने की उसकी आदतें हैं, जो चीज़ें हैं आपको अच्छी लगें आप भी अपनाने लग जाओगे। ऐसे ही मुग़ल इतने समय तक भारत में रहे कि उनका जो चिन्ह है, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ हमें दिया और हमसे कुछ ना कुछ लिया, यानी हमने उनकी कुछ बातें सीखी, हमें जो अच्छी लगी उन्होंने हमारी सीखी। तो ये कह रहे हैं कि हमारे समाज पर इसका चिन्ह दिखता है, कल्चर, संस्कृति पर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
कला और जो कलात्मक चीज़ें भारत में बनाई गई उसका जो छाप है ना अब भी भारत में नज़र आती हैं। बाबर, अब बाबर के बारे में बताया है। बाबर 1526 में यहाँ आया था, पानीपत की पहली लड़ाई की इसने और यहाँ का साम्राज्य स्थापित किया और 30 तक ये राजा रहा। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बिलोंग करते थे टू द प्रिंसिपैलिटी ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया। जो इनका शहर का नाम था, जहाँ ये राजा थे, उसका नाम था फरगना। सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में ये क्षेत्र पड़ता है। ही वॉज डिसेंड ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड। इन्होंने तैमूर को हटा करके अपने पिता की तरफ से, मतलब ये युद्ध किया था तैमूर से। एंड चहंगी खान फ्रॉम हिज मदर साइड। अच्छा, तैमूर ये अपने पिता की तरफ से थे और इनकी माता जो थी किस वंश से संबंध रखती थी? चहंगिन खान से। मतलब जैसे वंश होते हैं ना, जैसे हमारे बोलते हैं कि तुम अपने यहाँ तो जैसे ये कर लेते हैं उस गांव से है, ये गोत्र है, ऐसे। तो इनके जो पिता थे ना तैमूर वंश से संबंध रखते थे और माता जो थी इनकी चहंगनी वंश से संबंध रखती थी। और एट द एज ऑफ 12 ही बिकम द रूलर ऑफ फरगना। ये 12 साल की उम्र में ही इसको भी राजा बना दिया गया था फरगना का। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, क्योंकि इनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी बाबर सिर्फ 12 साल की उम्र में राजा बन गए थे। हाउएवर हिज अंकल एंड द नोबल ऑफ द कोर्ट वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू ओवरथ्रो हिम। लेकिन इसके जो दरबारी थे और इसके जो चाचा, मतलब जो इसके रिश्तेदार लगते थे, चाचा ताऊ वगैरह, ये हमेशा कोशिश करते थे लगातार कि किसी तरह से बाबर को राजगद्दी से हटा दिया जाए। He conquered समरकंद but was unable to keep it under his control। इसने बाबर ने समरकंद को भी जीत लिया था, जगह का नाम है ये भी, समरकंद को जीत लिया था, लेकिन उस पर पूरी तरह से कंट्रोल अपना रख नहीं पाया ये, क्योंकि एज काफ़ी छोटी थी। इन 1504 में ही कॉन्क्यूर्ड काबुल। फिर इसने किसको जीत लिया? काबुल को जीत लिया। यानी ये इतनी छोटी उम्र में भी इतना अच्छा योद्धा था कि कंटिन्यू नई जो आसपास के देश थे इसके जो साम्राज्य था उसके आसपास जो भी एरिया पड़ता था उसको जीतते जा रहा था। बाबर वॉज अट्रैक्ट बाय द एमिनेशन वेल्थ ऑफ इंडिया। बाबर भी और अन्य विदेशी जैसे मोहम्मद गोरी वगैरह जो गजनी आक्रमण करने आए, उसने भारत, वो भी बहुत अट्रैक्ट हुआ, यानी आकर्षित हुआ। उसने सोचा सभी विदेशी जाकर के भारत में आक्रमण करते हैं, वहाँ बहुत संपत्ति है। कहते हैं ना, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इसीलिए कहा जाता था, यहाँ धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। तो बाबर भी अब हमारे यहाँ की जो वेल्थ थी, यानी जो धन संपत्ति थी, उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। फ्रॉम 1519 और 1519 में ऑनवर्ड ही लैड रिपीटेड इन्वेंशन अगेंस्ट इंडियन किंगडम। इसने कोशिश की भारत में आने की और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की। In 1524 century, Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, invite Babur to help him overthrow इब्राहिम लोदी। और इसको मौका भी मिल गया। 1524 में जो दौलत खान लोदी था उसने बाबर को इनविटेशन दिया, यानी खुद बुलाया कि आ जाओ, इब्राहिम लोदी को राजगद्दी से हटाना है। जैसे पहले गद्दार बहुत होते थे ना राजा को हराने में, तो ये उसी का गवर्नर था इब्राहिम लोदी का, और बाबर को बुला रहा है कि आ जाओ, आप करो आक्रमण, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, इस राजा को राजगद्दी से हटाना है। और बाबर भी काफ़ी उत्सुक था कि मुझे भारत में देखना है, इतनी संपत्ति है, मुझे वहाँ पे राज्य स्थापित करना है, तो वो भी तुरंत तैयार हो गया। द अनपॉपुलर सुल्तान ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को लोग पसंद नहीं करते थे। बाबर सीज्ड दिस अपॉर्चुनिटी एज इट पेव्ड द वे फॉर हिम टू कॉन्क्यूर इंडिया। बाबर को सीज्ड मतलब दिखाई दी अपॉर्चुनिटी, अवसर। बाबर को ये बहुत अच्छा अवसर दिखाई दिया कि मेरे कदम जो हैं अब भारत में जम सकते हैं, मैं इंडिया को जीत सकता हूँ, कि मुझे खुद न्योता दे रहा है, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तो वो तैयार हो गया। विद इन 3 weeks ऑफ क्रॉसिंग द इंस, 3 सप्ताह के अंदर अंदर इसने सिंधु नदी को पार किया। बाबर ब्रॉट पंजाब अंडर हिज कंट्रोल, फिर बाबर ने पंजाब को अपने अंडर में लिया। उसके बाद देन ही मार्च टूवर्ड दिल्ली, फिर वो दिल्ली की तरफ चला। एंड मीट इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सेंचुरी। और दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए ये पानीपत पहुंचा, और पानीपत पहुंचने के बाद इब्राहिम लोदी से इसकी पहली मुलाकात हुई, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी उसी में।
यानी ये दोनों फेस टू फेस हुए। बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, यानी मुगल साम्राज्य की अब शुरुआत हो गई है भारत में। इन ऑर्डर टू कॉन्सिलेट हिज एम्पायर इन इंडिया, और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए भारत में बाबर हैड टू सबड्यू द राजपूत्स, बाबर ने राजपूत्स के साथ मतलब संबंध स्थापित किए, युद्ध नहीं किया, कोशिश की कि किसी तरह संधि वगैरह करके जैसे भी प्यार से निपटारा हो सके वैसे कर लूँ। अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जब राणा सांगा मेवाड़ के वो थे शासक थे, दे हैड फॉर्म्ड ए फॉर्मिडेबल अलायंस अगेंस्ट हिम, तो उन्होंने बाबर के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया कि मैं यहाँ मुगलों का साम्राज्य नहीं होने दूंगा। मेवाड़ के जो शासक थे उसने कहा कि हम इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। द टू आर्मी मैट टू खानवा इन 1527 सेंचुरी, और दो आर्मी की सेनाएं, खानवा जगह का नाम है, 1527 में मिली, युद्ध करने के लिए मिली। वेयर बाबर स्कोर्ड ए डिसीविव विक्ट्री, जहाँ इस युद्ध में बाबर ने एक बढ़िया जीत अर्जित की, यानी उसको जीत मिली बाबर को, और ये एक ऐतिहासिक जीत थी। बाबर ऑल्सो डिफेटेड मंदनी राय ऑफ मालवा, बाबर ने मंदनी राय नाम का जो राजा था, जो कहाँ का था, मालवा का रहने वाला था, मालवा का राजा था, उसको भी हरा दिया। इंश्योरिंग दैट द पावर ऑफ द राजपूत वॉज शैटर्ड, और इस तरह से जो राजपूत से जैसे मतलब उसने बाबर ने सोचा था किसी भी तरह बातचीत से या युद्ध से, जैसे माने वैसे ठीक है, तो युद्ध करके उसने राणा सांगा को भी हराया, फिर मालवा के राजा को हराया, और इस तरह से जो राजपूत की ताकत थी वो क्या पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई। He was able to subdue the अफगान chieftains, और इस तरह से यहाँ अफगान के जो साम्राज्य है वो स्थापित हो गया, क्योंकि उधर से ही आया था बाबर। विद इन 4 years, 4 सालों में बाबर कॉन्सिलेट हिज पोजीशन इन इंडिया, सिर्फ 4 सालों में लगभग आधे से ज़्यादा भारत पर बाबर ने अपना कब्जा जमा लिया था, अपने पैर जमा लिए थे अच्छी तरह। बट बिफोर ही कुड सेटल्ड इनटू हिज रोल एज द मोनार्च, मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से जैसे जी रहा था, तब तक तो ये क्या चल रही थी, इसके युद्ध ही चल रहे थे, कभी पानीपत का लड़ा, कभी ये मेवाड़ के राजा के साथ लड़ा, कभी मालवा के साथ लड़ा, 4 साल में ये लड़ाइयाँ ही करता रहा, और साम्राज्य अपना पूरा मतलब कब्जा लिया, इसने पूरा अपने अंडर में ले लिया। लेकिन इन 4 सालों के युद्ध के बाद जब इसका ये मौका हुआ कि तेरा इंडिया पे पूरे पे लगभग कब्जा हो गया है, अब तुझे राजा का जीवन जीना है दिल्ली में बैठकर, तब इसकी क्या हो गई, ही डाइड इन 1530, और इस तरह से 1530 में तो इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये मतलब जीत तो काफ़ी ली इसने भारत के क्षेत्र को, लेकिन 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो राज जो योग था इंडिया के अंदर, राजा बनकर ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं रह सका। तो यहाँ तक ये लेसन आज पढ़ा रही हूँ, बाकी का करेंगे कल।